हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 1 जो था यहाँ पे, उसमें हम लोगों ने इंसोलेशन क्या होती है, इंसोलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें कौन सी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इसके बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में जो है, जो टेरिस्टेरियल रेडिएशन जो था, टेरिस्टेरियल रेडिएशन यहाँ पे, देन कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे कैसे अर्थ में, यहाँ पे जो भी इंसोलेशन यहाँ पे अर्थ रिसीव करती है उसको किस प्रोसेस के जरिए एमिट करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो उसका आज जो है हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 में हम जो है यहाँ पे हीट बैलेंस जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो डिटेल सिलेबस है उनमें से अगर देखेंगे तो हम लोग ने ऑलरेडी 6 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। पहला चैप्टर जो है यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने। बेसिक चीज आपको यहाँ पे जाननी चाहिए अर्थ के बारे में, अर्थ की यहाँ पे कंपोजिशन कैसे हुई, अर्थ की यहाँ पे शेप है, अलग अलग यहाँ पे जो सीजन्स यहाँ पे होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था यहाँ पे, वॉल्केनिक इरप्शन से लेकर रॉक फॉर्मेशन तक यहाँ पे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इसके जो है अलग अलग थ्योरीज के ऊपर डिस्कस किया था। लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, इसमें अलग अलग डिटेल में हम लोगों ने काफी पार्ट्स में, 4 अलग अलग पार्ट्स में इसको जो है डिस्कस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो है यहाँ पे 5 जो लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, उसके बारे में डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोलर रेडिएशन, ये जो 7वां चैप्टर है, इसका ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों को बिना कवर किए हुए आपको पार्ट 3 काफी मुश्किल लग सकती है, आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर इन दोनों पार्ट को आप देख लेंगे तो पार्ट 3 काफी इजी लगेगी आपको। देन बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वाटर सिस्टम, जो भी पार्ट है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का, वाटर इन एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स, ओशियन करेंट्स। देन यहाँ पे ग्रेजुअली हम लोग आएंगे जो ह्यूमन जियोग्राफी है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी चैप्टर्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी किसी चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जरूर। और ज्यादा पार्ट में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग को भी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने में काफी इजी होगी। तो इस वीडियो के जो है नोट आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, काफी आपको मददगार सिद्ध हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बेसिकली इंसोलेशन क्या होती है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है, इसको कैसे जो है अर्थ यहाँ पे एमिट करती है, डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने मेन यहाँ पे डिस्कस करनी है जो हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे देखिए कि अर्थ में जो हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है, इसमें जितना भी इंसोलेशन यानी कि जितनी भी हीट यहाँ पे रिसीव होती है, उतना ही इसको जो है अर्थ बैलेंस करती है रेडिएट करके। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के जरिए इसको बैलेंस किया जाता है, ताकि टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जा सके। अगर ये प्रोसेस मेंटेन नहीं होगी तो क्या होती, फिर अर्थ में यहाँ पे जो है टेम्परेचर बैलेंस नहीं होती। जितनी यहाँ पे रेडिएशन करोड़ों सालों में होती रहती, अर्थ की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे उसको जो है एमिट भी किया जाता है। तो किस प्रोसेस से यहाँ पे होती है, कितना यहाँ पे अर्थ एब्जॉर्ब करती है, कितना यहाँ पे स्कैटर्ड होती है, कितना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन अर्थ तक पहुंचती है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो यहाँ पे देखिए
अर्थ की यहाँ पे ये जो हीट होती है, ये इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पे अर्थ रिसीव करती है और यहाँ पे जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, और उसी के थ्रू यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जितना यहाँ पे एमिट होती है, तो इसको बैलेंस किया जाता है। तो ये जो बैलेंस होती है इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, इसको हम बोलते हैं हीट बजट या फिर हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो इसको अभी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अर्थ में जब भी हीट बैलेंस होती है एक प्रोसेस के जरिए होती है। तो देखिए पहले ही जब यहाँ पे अर्थ में जो सनलाइट आती है, तो यहाँ पे क्या होती है कि पहले ही 30% जो है ये सनलाइट ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, यानी कि जितना सनलाइट होता है उसका 30%। तो ये 30% कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है? जो एटमॉस्फेयर होती है यहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो क्लाउड्स होती है यहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो सरफेस होती है सरफेस भी अर्थ की यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है 30%, यानी कि 30% जो है अर्थ तक पहुंचती जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अभी नेक्स्ट आया तो 70%। तो ये 70% में से क्या होगा, 20% एनर्जी जो है ये एब्जॉर्व किया जाता है। कहां पे एब्जॉर्व किया जाता है? जो वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स के द्वारा एटमॉस्फेयर जो है उसको एब्जॉर्व किया जाता है। देन जो एटमॉस्फेयर होते हैं इसके द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है। तो यहाँ पे 23% इसके में एब्जॉर्ब होती है। तो 23% और 30% ये दोनों मिला के कितना होगा? 53%। तो 53% क्या होता है कि यहाँ पे अर्थ की सरफेस तक एब्जॉर्ब नहीं होती है। बाकी की 47% है, यानी कि लेस देन 50% तो ये लगभग आपको 47, किसी किसी बुक्स में अलग अलग सोर्सेस में इसको 51% भी कहा गया है, लेकिन रेंज सेम है ऑलमोस्ट। 47 से लेके 51% तक जो सोलर रेडिएशन है वो जो है अर्थ की यहाँ पे सरफेस, चाहे वो लैंड हो या फिर ओशियन हो, उसके जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी ये जो एब्जॉर्ब होती है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्जॉर्ब होती इसको एक्यूमुलेट करती जाती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता, करोड़ों सालों में जो सनलाइट जितना भी हीट जो है अर्थ एब्जॉर्ब करती रहती उसको अगर एक्यूमुलेट करती रहती, अभी अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो होती है अर्थ उसको रेडिएट बैक भी करती है। ये रेडिएट बैक कैसे करती है? ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले जो पार्ट 2 में डिस्कस किया था, कंडक्शन, रेडिएशन और लेटेंट हीट के जरिए। तो एक इमेज के जरिए अगर इसको हम डिस्कस करेंगे आप लोग को काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये 100%। तो इनमें से कितना होता है? 7% जो होती है यहाँ पे, ये 7% ये जो है स्कैटर हो जाती है स्पेस में। 17% जो है ये क्लाउड से जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और 6% जो है ये अर्थ की सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये टोटल जो है 30% जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बाकी का 23% जो है ये कैसे जो है एब्जॉर्व करती है? यहाँ पे 23% यहाँ पे जो है जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्लाउड्स है, डस्ट है, इसके द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो बाकी का 47% ये अर्थ खुद एब्जॉर्व करती है। तो एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है? ये 47% ये अर्थ जो है एमिट भी करता है। तो एमिट कैसे करती है? थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अर्थ के सरफेस में जो भी एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है तो इसको क्या होती है कि ये कांटेक्ट में रहने वाली टेम्परेचर ये गर्म होती है। तो ये गर्म जब होगी तो क्या होगी? ये ऊपर चली जाती है। तो ये जो नीचे वैक्यूम क्रिएट होगी, ऊपर का जो ठंडा एटमॉस्फेयर है उसको फिल करने के लिए ये नीचे चली आती है और गर्म टेम्परेचर ऊपर चली आती है। फिर क्या होती है कि फिर इसको जो ठंडा टेम्परेचर को अर्थ यहाँ पे गर्म करती है, तो फिर यहाँ पे गर्म होगी, और जो गर्म हवा ऊपर चली गई थी वो फिर से क्या होगी? वो ठंडा होगी तो ये नीचे आ जाएगी, और ये ठंडी हवा जो गर्म हो गई थी वो फिर से ऊपर चली जाएगी। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस में थ्रू कंडक्शन की तरह यहाँ पे चलती रहती है। लेटेंट हीट के जरिए अर्थ जो है 24% जो है एमिट करता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो रेडिएट करती है यहाँ पे थ्रू लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ यहाँ पे करती है। कितना होता है? टोटल 10%, और इनमें से क्या होती है कि 6% जो फिर से ये क्लाउड जो है ओजोन लेयर जो है वो 6% एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10% प्लस 6% 16% प्लस 24% कितना हुआ? 40%। देन 40% प्लस 7% 47%। तो यही 47% किस तरीके से एमिट बैक होती है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा सा अगर आप लोग को यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे
इमेज को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है कि जब भी यहाँ पे सोलर रेडिएशन अर्थ जो है वो उसको एब्जॉर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव यहाँ पे करती है, यानी कि शॉर्ट वेव जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो एनर्जी होती है उसका जो ये प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो अर्थ यहाँ पे जो भी सनलाइट जो सन हीट एब्जॉर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव एब्जॉर्व करती है, लेकिन अर्थ अभी जो रेडिएट बैक करेगी ये इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ करेगी। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए। तो यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट वेव जो है ये थ्रू क्लाउड के नीचे से तो आ जाती है जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन जब अर्थ इसको रेडिएट बैक करेगी लॉन्ग वेवलेंथ के जरिए, ये इतना इजीली जो है एटमॉस्फेयर से ये पास नहीं हो पाती है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में यहाँ पे अलग अलग डस्ट है, अलग अलग पार्टिकल्स होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में से यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, वाटर वेपर। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग वेव अर्थ ने जो है एमिट करना चाहा था, यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एक ट्रैपिंग सिस्टम क्रिएट कर लेती है, जो जिसके वजह से अर्थ की जो टेम्परेचर ग्रेजुअली बहुत ही स्लोली यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, ऐसा नहीं कि इसका अगर हम लोग एकदम पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पे खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम हमको ही होने वाली है, क्योंकि अर्थ कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अगर नहीं होती तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है ये हीट अप नहीं होती, और अगर ये एटमॉस्फेयर हीट अप नहीं होती तो अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अर्थ की एवरेज टेम्परेचर अगर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो यहाँ पे हम लोग को पीने का पानी ही नहीं मिलता, अर्थ में जो है जो अभी लाइफ है ये पॉसिबल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली अभी जो एवरेज टेम्परेचर है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इसको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दशकों में जो टेम्परेचर अगर बढ़ी है, यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है कि कुछ दशकों में जितना बहुत ही स्लोली बढ़ता है तो यहाँ पे उसको भी मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है हम लोग को यहाँ पे बहुत ही कम तरीके से यहाँ पे जो है एमिट करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस जो गैसेस होगी जी उतना ही गैसेस क्या होगी जो लॉन्ग वेव को जो एब्जॉर्ब करती रहेगी, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा हाई होता रहेगा और हम लोग को परेशानी होगी, बहुत सारे मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पे अगर एक इमेज के तरीके से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सनलाइट जो है ये इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव जो है यहाँ पे अर्थ सर्फेसेस में आती है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अर्थ की सर्फेसेस से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ये एब्जॉर्व कर लेती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये एटमॉस्फेयर को भी हीट अप करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये जनरली आपको समझनी भी चाहिए, चाहे वो आप ये फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें और फिर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये फेनोमेनन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एल्बेडो ऑफ द अर्थ। तो एल्बेडो यहाँ पे एक सिंपल सी मैकेनिज्म है कि देखिए यहाँ पे अर्थ में जो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स जो इंसोलेशन अर्थ को मिलती है, अर्थ जो रिसोर्स जो यहाँ पे जो है जो रिसीव करती है, अभी क्या करती है अर्थ उनमें से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोगों ने देखा कि इंडियन एवरेज जो है अर्थ 47% जो है एब्जॉर्ब करती है और 53% जो है चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर से हो, क्लाउड से हो या अर्थ की जो सरफेस से हो, टोटल मिला के रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो जितना परसेंट जो है अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है विदाउट एब्जॉर्बिंग उसको बोला जाता है एल्बेडो ऑफ द अर्थ, एल्बेडो ऑफ द अर्थ। तो इस केसेस में यहाँ पे एल्बेडो ऑफ द अर्थ 53% है, लेकिन ये केसेस जो है ये अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग सर्फेसेस में अलग अलग होगी। अगर यहाँ पे सी में जो है एल्बेडो अलग होगी, यहाँ पे जो आइस जो स्नो एरिया है वहां पे उसकी एल्बेडो अलग होगी, वहां पे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर बात करेंगे जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो डेसिडस फॉरेस्ट होती है वहां पे एल्बेडो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट जो होती है ये लेस देन 1 माना जाता है, यानी कि एल्बेडो हमेशा याद रखिए लेस देन 1 ही होती है। तो ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एल्बेडो का कोएफिशिएंट हमेशा लेस देन 1 ही होती है। तो ये जो है अलग अलग सर्फेसेस में अलग अलग होती है। तो इसका अगर हम लोग एक थोड़ा सा
डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉइल सरफेस में अगर डार्क एंड वेट है तो यहाँ पे एल्बेडो है जो है 0.05 यानी कि 5% से लेके 40%, यानी कि जो डार्क एंड वेट एरियाज में जो है 5% जो है एल्बेडो होती है और लाइट एंड ड्राई में 40%। जितना ज्यादा एल्बेडो होगा वो जगह उतना ही ठंडा होगा, और एल्बेडो कम होगा तो वो जगह थोड़ा सा गर्म होगा यहाँ पे। तो सैंड में देखिए यहाँ पे सैंड में यहाँ पे 15% से लेके 45%। तो यहाँ पे सैंड जो है जिस जगह में रेगिस्तान वगैरह होता है यहाँ पे गर्म के टाइम में, जो दिन के टाइम में यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा होती है, लेकिन रात को यहाँ पे टेम्परेचर भी काफी ज्यादा ठंडा हो जाती है। यहाँ पे ग्रास में अगर बात करेंगे यहाँ पे 16% से लेकर 26% तक काफी यहाँ पे कम है। अगर बात करेंगे जो एग्रीकल्चर क्रॉप से लेकर लगभग उतना ही है, 18% से लेकर 25% तक। टुंड्रा एरियाज में जो है 18% से लेकर 25%। जो फॉरेस्ट जो है डेसिडस फॉरेस्ट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डेसिडस फॉरेस्ट क्या होती है, अलग अलग फॉरेस्ट के रीजन। वाटर में अगर बात करेंगे वाटर लेवल पे यहाँ पे 3% से लेके लगभग 10% की यहाँ पे जो है जो एल्बेडो होती है। यहाँ पे स्नो में देखिए आप कितना ज्यादा होती है। यहाँ पे ओल्ड स्नो में यहाँ पे लगभग 40% के आसपास एल्बेडो, और फ्रेश स्नो में 95%। तो यहाँ पे जितना जगह जिस जगहों पे जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा स्नो गिरती रहती है, चाहे वो कनाडा हो, आइसलैंड हो, रशिया के टॉप पार्ट में हो, तो ठंड होती है वहां पे, बिकॉज वहां पे स्नो क्लेडर होती है। तो स्नो से क्या होती है कि हीट वेव जो है बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है, एकदम कम जो होती है किसी जगह पे। मतलब अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रेश स्नो गिरी है तो 95% तक वहां पे जो हीट एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो डेफिनेटली उस एरिया में जो ठंडी ज्यादा होगी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अभी सी में अगर बात करेंगे, सी में ये 30% से लेकर 45% तक होगी। ग्लेशियर में जो होती है लगभग 20% से लेकर 40% तक जो ग्लेशियर में होती है। क्लाउड्स जो देखे यहाँ पे थिक क्लाउड यहाँ पे ज्यादा एमिट बैक करती है, यहाँ पे 60% से लेके 90%, और जो थिन क्लाउड है 30% से लेके 40%। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रेश स्नो का एल्बेडो सबसे ज्यादा है। अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो फ्रेश स्नो सबसे ज्यादा होती है, ओल्ड स्नो, उसके बाद थिक क्लाउड, थिन क्लाउड, सी आइस, ग्लेशियर, ड्राई, देन क्रॉप्स जो है यहाँ पे एल्बेडो सबसे उसमें कम होती है। तो जिस जगह पे क्रॉप्स होती है यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होती है, जो ट्रॉपिकल एरियाज में गर्मी वहां पे नेचुरली ज्यादा ही होगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। तो एक चीज आपको डेफिनेटली पता होगा, ये मान लीजिए कि ये अर्थ है। तो अर्थ में यहाँ पे जो पोलर रीजन है, यहाँ पे पोलर रीजन में आपको ठंडा मिलेगी, ये कॉमन सेंस की बात है। और जो इक्वेटोरियल एरिया है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होती है यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। तो एक जाहिर सी बात है, ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि अर्थ जो है एक एंगल पे यहाँ पे जो झुकी हुई है लगभग 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 23.5 डिग्री एक एंगल से, जो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन के साथ एक एंगल बना के यहाँ पे है। तो सनलाइट जो है यहाँ पे क्या होती है कि जो पोलर रीजन्स में काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यहाँ पे पोलर रीजन्स में क्या होती है, इंसोलेशन काफी कम होगी इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होती है, इंसोलेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इंसोलेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इस जगहों में हीट सरप्लस होती है, यानी कि उस जगहों पे जो सरफेस होती है ज्यादा हीट जमा करके रखती है। लेकिन पोलर रीजन में क्या होती है, हीट गेन जो है वो ये हीट लॉस से जो है यहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे हीट डेफिसिट होती है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे ठंडी होती है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा ही केस नहीं है। यहाँ पे क्या होती है, जो विंड हो यहाँ पे, फिर ओशन करंट जो होती है, ये इसको बैलेंस करती रहती है। तो विंड जो है यहाँ पे ठंडी हवा से गर्म हवा, या फिर गर्म हवा को ठंडी हवा की तरफ यहाँ पे लेके जाती है, ट्रांसफर करती रहती है। और सेम जो समंदर जो है, समंदर भी सेम ही काम करती है। यहाँ पे गर्म पानी को जो ठंडा एरियाज में लेके आती है, ठंडा पानी को जो है गर्म एरियाज में लेके जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है ये रेगुलेट होते रहता है। तो नहीं तो अगर ऐसा होता कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में अगर इतना ज्यादा गर्मी बढ़ जाती, यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाता, या फिर पोलर रीजन्स में जहाँ पे जो लोग रहते हैं अलग अलग जो कंडीशंस में, यहाँ पे ठंडी काफी ज्यादा हो जाती। तो ये जो है विंड एंड ओशियन करंट के वजह से इसको बैलेंस किया हुआ रहता है, ताकि यहाँ पे हीट डेफिसिट जो है और हीट सरप्लस को यहाँ पे बैलेंस किया जा सके। यानी कि जहां पे हीट सरप्लस होती है ट्रॉपिकल एरियाज में, थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी जो है जो पोलर रीजन्स में लेके जाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो पोलर रीजन्स में जो है हीट जो
डेफिसिट में होते हैं वहां पे भी थोड़ा सा हीट बैलेंस हो। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है लैटिट्यूड के हिसाब से जो हीट को, इसको बोला जाता है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। आशा करते हैं इसको आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर इमेज में देखेंगे इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है पोलर रीजन्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रशिया का पार्ट ऊपर का जो यहाँ पे पार्ट है, ये सब पोलर रीजन्स में रखा है। ये जो ब्लूइश पार्ट है यहाँ पे, देन ये जो पार्ट है लगभग 38 डिग्री नॉर्थ से लेके 38 डिग्री जो साउथ के यहाँ पे, ये बीच में इक्वेटर आती है यहाँ पे, तो ये इस जगह पे गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो ये इस तरीके से विंड हो, ओशियन करंट हो, जो गर्म यहाँ पे जो हीट सरप्लस को ऊपर लेके जाएगी, और जो यहाँ पे हीट जो कोल्डनेस है ये नीचे लेके आती है। तो इसके जरिए इसको रेगुलेट किया जाता है। तो अगर ये रेगुलेट नहीं किया जाता तो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज एरिया जो है यहाँ पे, ये जो है ऐसा होता पहले, यानी कि पोलर रीजन्स में बहुत ही कम टेम्परेचर होता यहाँ पे, और जो ट्रॉपिकल एरियाज में हीट जो है इक्वेटोरियल एरियाज में बहुत ही ज्यादा हीट होता। तो ये जो ऑरेंज पार्ट है ये नेट हीट गेन है, और ये जो ब्लू पार्ट है नेट हीट लॉस है। तो इसको जो है ओशन की तरफ जब यहाँ पे बैलेंस किया जाता है, ये लगभग इस रेंज में आती है, यानी कि बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होती है। डेफिनेटली डिफरेंस होगी अगर आप बात करेंगे जो इक्वेटोरियल एरियाज में, यानी कि जो ब्राजील, मालदीव्स, वहां पे जितनी गर्मी होगी, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में या फिर जो अलास्का में, वहां पे डिफरेंस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन ये डिफरेंस इसके वजह से थोड़ी सी कम हुई है। तो ये अगर कम नहीं होती तो वहां पे रहना बिल्कुल ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो अगर बात करेंगे जो इक्वेटोरियल एरियाज में, यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील के यहाँ पे इस एरिया में, या मालदीव्स यहाँ पे जो इस एरिया में है, यहाँ पे मलेशिया इस वगैरह में, तो इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे हीट को बैलेंस किया जाता है इस प्रोसेस से। तो ये था हम लोग का हीट बजट का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। जो भी बुक यहाँ पे मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया है, जो एनसीईआरटी के जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत ही एक हैंडबुक के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर मिलेंगे। जो जीसी लियोंग की जो सर्टिफिकेट इन फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में इसको दिया है। हर चैप्टर इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी चैप्टर्स यहाँ पे है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो लुसेंट की जो जनरल नॉलेज की जो बुक है ऑब्जेक्टिव, जो आप आईएएस के प्रीलिम्स के लिए एक बाइबल तरह की है, ये अगर देख लेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ये जो है अरिहंत का जो जनरल स्टडीज का जो है मनोहर पांडे जी का, ये बुक एकदम एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे के सारे आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए मिल जाएगी। और अगर आप लोग थोड़ा सा जो फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स बेसिस में हो या फिर मेंस बेसिस से हो, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर मेंस में कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप लोग ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो सविंदर सिंह की ये फिजिकल ज्योग्राफी बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। इन सभी बुक्स के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और अभी जो लॉकडाउन या ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे टाइम में अगर आप लोग परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को काफी डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको बाहर भी नहीं जाना होगा। तो इन सेंस आपको टाइम और मनी दोनों की ही यहाँ पे बचत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।